नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था माउंटेन। माउंटेन में हमने जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है उसको समझा था। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो समझा था हमने। फोल्ड माउंटेन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। फोल्ड माउंटेन में जो फोर्स लगता है वो कंप्रेशन लगता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है सर? ये प्लेट की जो कन्वर्जिंग बाउंड्री होती है, कन्वर्जिंग बाउंड्री होती है वहाँ पर बनता है। प्लेट कन्वर्ज क्यों करता है सर? क्योंकि दो दिल मिल रहे होते हैं। कौन से सर? एक होता है ये वाला कन्वेक्शन करंट सर्किल और ये होता है दूसरा वाला कन्वेक्शन करंट सर्किल। ठीक है ना? ये जो सर्किल होता है ये पूरा आगे जाकर के प्लेट को एक दूसरे के नज़दीक लेकर के आता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फोल्ड माउंटेन में हमने आपको कुछ सवाल करवाए थे जहां मैंने बताया था कि कौन कौन से माउंटेन फोल्ड माउंटेन हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर समझाया था और कई सारे क्वेश्चंस किए थे। फिर आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन के बारे में। ठीक है ना? हाँ, एक बात और, माउंटेन का जो सिग्निफिकेंस है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस का जो महत्व है ये हमने पढ़ाया था। ब्लॉक माउंटेन के बाद जो प्लेटू होता है, पठार होता है, उसको हम लोग आपको पढ़ाएंगे और उसका क्या महत्व है इकोनॉमिकली, जियोलॉजिकली, ये सब बातें हम लोग सीखेंगे। जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, जिसका एड्रेस है प्रेप आईएएस। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये कोर्स हम ला रहे हैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मैं आपको पूरा कंप्लीट करूँगा। पर्पस हमारा ये होगा कि आपके मार्क्स 120 के ऊपर आएँ ताकि आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी पर लग जाएं और आपको रिजल्ट का वेट न करना पड़े। आपको पता रहे कि हाँ सब चीज़ें बढ़िया है, सब चीज़ आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी। जियोसिंक्लाइन क्या होता है ये हमने समझा था। पामीर नॉट, हिंदू कुश, केथाल माउंटेन कौन कौन से हैं यूरोप में, आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको ये सब माउंटेन को आपके मैप पर देखना है कि कहाँ पर कौन सा माउंटेन है। ठीक है, चलो तो हमने ब्लॉक माउंटेन हमें आज शुरू करना है। देखते हैं फोल्ड माउंटेन में कौन सा फोर्स था? ओनली कंप्रेशन। ब्लॉक माउंटेन बनने के लिए या तो कंप्रेशन या तो टेंशन, दोनों में कोई भी फोर्स अगर लग गया तो ब्लॉक माउंटेन बन सकता है। कंप्रेशन में क्या होता है कि हम लोग चीज़ें कंप्रेस करते हैं, टेंशन वाले में खींचते हैं। सोचो अगर कुछ ऐसा रहे, अगर ये वाला ब्लॉक इधर खींच जाए और ये वाला ब्लॉक इधर खींच जाए, मतलब कि टेंशन होगा, तो क्या होगा? ये वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा, यही ना होगा जी, ये वाला ब्लॉक नीचे चला जाएगा। अगर ये ब्लॉक इधर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक इधर चला जाए तो इसको कंप्रेस करेगा, तो ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कंप्रेशन का। क्या मैंने एग्जाम्पल दिया? यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कंप्रेशन का, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टेंशन का। ठीक है, तो कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, दोनों केस में जो फॉल्ट है, फॉल्ट के एलोंग मूवमेंट। अच्छा, फॉल्ट क्या होता है? इसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। जो दरारें होती हैं ना उनको हम फॉल्ट कहते हैं। उसी के एलोंग तो मूवमेंट होगा ना। अगर ये ब्लॉक नीचे आ गया तो यहीं पे हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा ना। ठीक है, तो ये होता है फॉल्ट। जो हिस्सा नीचे धंस गया, जो गड्ढे में चला गया, उसको हम कहते हैं ग्रैबन। क्या कहते हैं? जो हिस्सा गड्ढे में चला गया उसको हम कहते हैं ग्रैबन। जो हिस्सा आसमान में चला गया, मतलब ऊपर ही रहा हॉर्स की तरह, उसको हम कहते हैं हॉर्स्ट। क्लियर बात है? जो हिस्सा गड्ढे में चला गया ग्रैबन, जो हिस्सा ऊपर ही रहा घोड़े की तरह उसको हम कहते हैं हॉर्स्ट। याद रहेगा? ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ दिखाई थी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में क्या था? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था,
है ना। ये जो हिस्सा है वो क्या है, गड्ढे में है, तो उसको कहते हैं ग्रैबन। जो रिफ्ट वैली होती है ना, इसको हम ग्रैबन कहते हैं। ऊपर का जो माउंटेन होता है, पठार होता है, उसको हम हॉर्स्ट कहते हैं। क्लियर है बात। आपने समझा कि कौन से फोर्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, टेंशन और कंप्रेशन दोनों। इस पर सवाल बनता है, चुपके से यूपीएससी पूछ लेगा आपको स्टेटमेंट बना करके कि ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से फोर्स के कारण बनता है और फोल्ड माउंटेन कौन कौन से फोर्स के कारण बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो फोर्स आपका लगा, मतलब कि टेंशन फोर्स, फोल्डिंग फोर्स, कंप्रेशन फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि पृथ्वी का जो भीतरी हिस्सा है वहां से चीजें पैदा होती हैं। तो आपने देखा कि जो हिस्सा ऊपर है उसको हम कहते हैं हॉर्स्ट, ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। जो हिस्सा नीचे है, गड्ढे में है, उसको हम कहते हैं कि वो रिफ्ट वैली बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो टेंशन फोर्स होता है, ये जो आपका मतलब कि आपस में नज़दीक आते हैं। देखो ध्यान से, इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो नीचे का कन्वेक्शन करंट है वो दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट दूर जा रहा है। इसी कारण से प्लेट को एक दूसरे से दूर मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, प्लेट को एक दूसरे से दूर मूव कर रहा है, यही हो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर जो नीचे वाला पोर्शन है, जमीन खिसकेगी। जो काम मिड ओशियनिक रिज में हो रहा था वही काम यहां पर भी हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, मगर वो काम ओशियन में हो रहा था। क्या हो रहा था, ओशियन में हो रहा था, इसलिए वहां पर मिड ओशियनिक रिज बन गया। ये डाइवर्जेंस वाला काम जो है वो आपका कॉन्टिनेंट पर हो रहा है, इसीलिए क्या बन जाएगा, यहां पर रिफ्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिफ्ट बन जाएगा, रिफ्ट वैली बन जाएगी। जो देख रहे हैं आप, ये रिफ्ट वैली है, ठीक है। धीरे धीरे रिफ्ट वैली में पानी भर जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिफ्ट वैली में पानी भर जाएगा और वो धीरे धीरे वो पानी समुद्र का रूप ले लेगा, जैसे जैसे ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती जाएगी। समझ गए। पहले थोड़ा सा गैप था, फिर गैप बढ़ गया, अब गैप और ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ पर पानी भर गया। तो इस तरह से जो नेसेंट सी हैं, मतलब कि नए नवेले जो आपके समुद्र हैं, उसका निर्माण होता है। क्लियर बात है। तो इस तरह से आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, डाइवर्ज होने के बाद ये चीज़ें बनती हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, जो कि ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। देखो हो क्या रहा है कि ये जो पार्ट है वो इस तरफ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये जो पार्ट है वो इस तरफ मूव कर रहा है। इसी कारण से यहाँ पर हमको दरार देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ये दरार पूरी इतनी लंबी है। अभी कुछ सालों के बाद, कुछ साल का मतलब 1 साल 2 साल नहीं, सैकड़ों सालों के बाद होगा क्या कि ये जो पूरा पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन इस तरह आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये पोर्शन पीछे वाला इधर चला जाएगा। तो वहाँ पर एक गैप बन जाएगा। जिस तरह से आपका रेड सी बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ऐसा करके एक समुद्र, एक सी जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, रिफ्ट वैली बनती जा रही है। कुछ समय में यहाँ पर पानी भर जाएगा और ये प्लेट और दूर जाता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी भर के क्या होगा, समुद्र के बन जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ एग्जाम्पल ब्लॉक माउंटेन का, कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। यूरोप में जो राइन है, राइन जो है ना वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। सॉरी, जो राइन है वो यहाँ पर रिफ्ट वैली है, और उसके बगल में जो आपको मिलते हैं वो सब उसके माउंटेन हैं। भारत में सतपुड़ा, विंध्या, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन हैं। विंध्या और सतपुड़ा ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ से एक रिफ्ट वैली गुजरती है। इसी रिफ्ट वैली से होकर के जो नर्मदा नदी है वो वेस्ट की ओर फ्लो करती है। अगर सवाल पूछे कि नर्मदा नदी
पश्चिम की ओर ही क्यों बहती है? तो बताइएगा कि उसका पाथ फिक्स्ड है, वो रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है, इसीलिए वो पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, और बताओ नर्मदा के अलावा और कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के पास करती हैं? जरा बताइएगा, देखते हैं किसे किसे पता है। ये सवाल है आपका, भारत में नर्मदा के अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर के पास करती हैं, गुजरती हैं? ठीक है, भारत में तो ये हो गया सतपुड़ा और यहाँ पर विंध्या। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये तो मैंने बताया है आपको, ये क्या है, ये आपकी रिफ्ट वैली है। राइन वैली, ये भी एक रिफ्ट वैली ग्रैबन है। वोजेस माउंटेन, सियरा नेवादा, हर्ज माउंटेन। सियरा नेवादा यूएसए में है, जो कि ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, चलो आगे। इस पर मैंने आपको कुछ भी करवाया था लास्ट क्लास में, याद है ना? मैंने आपको सवाल दिया था, पूछा था कि इनमें से कौन से फोल्ड माउंटेन है, तो जो सियरा नेवादा है वो एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, अब तुलना करते हैं। जो फोल्ड माउंटेन होता है वो ट्रू माउंटेन होता है, ये सच्चे पहाड़ होते हैं। सच्चे का मतलब क्या होता है? ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए बना हुआ होता है, कंप्रेशन से। ब्लॉक माउंटेन जो होता है वो फॉल्ट के अलोंग, फॉल्ट FAULT, फॉल्ट के अलोंग मूवमेंट, मतलब जो खिसक जाता है ना, उस कारण से ये ब्लॉक्स, ये जो माउंटेन है वो बने हुए होते हैं। दूसरा, जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो बनता है कंप्रेसिव फोर्स से, और आपका जो ब्लॉक माउंटेन बना होता है वो होता है कंप्रेसिव फोर्स और टेंशनल फोर्स दोनों से। फोल्ड माउंटेन प्लेट के कोलिजन से बनता है। क्या होता है? आपका जो फोल्ड माउंटेन होता है वो कोलिजन से बनता है। यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं उन्हीं का फोल्डिंग होता है। सेडिमेंट्री रॉक जम जाते हैं, उनका फोल्डिंग होता है। और ध्यान सुनना, ब्लॉक माउंटेन डाइवर्जिंग प्लेट के अलोंग बनता है। जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पर प्लेट आपस में डाइवर्ज कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर ये बातें हैं। अगर ब्रेकअप हो जाएगा तो मन में एक ब्लॉक रह जाएगा, तो ये ब्लॉक माउंटेन बन गया। फोल्ड कब हो जाएगा? जब दिल मिल रहे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फोल्ड माउंटेन होते हैं। आगे चलिए सवाल देखते हैं। अब सवाल है आपका माउंटेन के बारे में ही। ब्लॉक माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। डिस्प्लेस्ड वर्टिकली मतलब क्या? या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लार्ज एरिया जो है वो टूट जाता है, फॉल्ट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होती है और वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। अपलिफ्टेड ब्लॉक, क्या उसको ग्रैबन कहते हैं? नहीं, जो ऊपर गया वो घोड़े की तरह हॉर्स्ट कहलाएगा ना। ग्रैबन तो गड्ढा वाला होता है, तो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर आपका 2 चला गया मतलब B खत्म और C खत्म। ठीक है, 1-1 दोनों में है, मतलब मेरा 1 तो ठीक है। आप मुझे 3 चेक करना है। अरावली रेंज क्या ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन सिस्टम है? मतलब उसमें से एक है। रेंज हैज वॉर्न डाउन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इरोजन, बिल्कुल सही बात। भारत में विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, ये तीनों जो हैं वो ब्लॉक माउंटेन हैं। नहीं, अरावली जो है ना वो फोल्ड माउंटेन है। क्या है? ये फोल्ड माउंटेन है। सतपुड़ा और विंध्या अभी ना बताए मर्दे, देखो यहाँ पे अभी ना तुमको बताया मैंने, क्या बताया? सतपुड़ा और विंध्या ये दोनों ब्लॉक माउंटेन हैं। अरावली है क्या? अरावली फोल्ड माउंटेन है। क्या है? ये फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बातें। तो आपका यहाँ पर आपका तीसरा तो गलत हो गया, आपका पहला सही है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन है। भूलिएगा मत, अरावली फोल्ड माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है, वो बस इरोड हो गया है। क्या हो गया है? इरोड हो गया है। इसी कारण से उसका जो ऊंची चोटियाँ हैं वो नीची हो गई हैं। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई। बढ़िया। हिमालय, आल्प, अपलेशियन माउंटेन, यूराल, ये सभी फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। क्या हैं? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं।
राइन वैली, वोजेस, ये सब ब्लॉक माउंटेन एग्जाम्पल है जो आपको मैंने बताया यहाँ पे। खूब सवाल पूछता है यूपीएससी, कौन सा माउंटेन फोल्ड है, कौन सा माउंटेन ब्लॉक है, इस पर खूब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर माउंटेन पूरी तरह से कवर कर लिया है। बच गया है क्या? वोल्केनिक माउंटेन्स। ये जो वोल्केनिक माउंटेन है ये हम कवर करेंगे कुछ क्लास में, जो आगे क्लास है वहाँ पर, जब मैं आपको वोल्केनिज्म पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में तब हम पढ़ेंगे। अभी हम पठार पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? पठार के बारे में, प्लेटू के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्लेटू क्या होता है। देखो ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, बहुत ही मनोरम सा, ये एक पठार है। पठार क्या होता है कि ये फ्लैट होता है, टेबल लैंड मतलब कि समतल है, अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा उठा हुआ है, और ये मतलब कि ये पूरी तरह प्लान होता है। पहाड़ की तरह नहीं कि उठा हुआ है मगर कोण की शेप में है, उस तरह से नहीं, ये फ्लैट लैंड होता है। फ्लैट और टेबल लैंड है, ये मेन डिफिनेशन है प्लेटू का, पठार का। ये जो पठार हैं वो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। जैसे कि भारत का जो सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि भारत का जो प्लेट है, इंडियन प्लेट है, जब जाकर टकराया था यूरेशियन प्लेट से, तो हिमालय तो बना ही बना था। हिमालय के साथ साथ उसके पीछे तिब्बत के पठार का भी निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? तिब्बत का जो पठार है, ये वाला जो पूरा पठार है ना, वो भी निर्माण हुआ था। ये तो प्लेट आकर के ये डूम से टकरा गया। यहाँ पर पूरा जो सुलेमान रेंज है, हिंदू कुश है, ये पूरा कराकोरम है, इस तरह से पूरा जो माउंटेन रेंज है इसका निर्माण। देखो ध्यान से किस तरह से मैंने माउंटेन बनाया है। यहाँ पर मंत्री जी जब आते हैं मीटिंग में, या फिर मंत्री जी जब चढ़ते हैं मंच पर, तो उनको माला पहनाया जाता है। वो इसी तरह का माला होता है ना। जो छुटभैया नेता होते हैं वो जाकर के माला पहनाते हैं, इस तरह का माला होता है ना। तो यही है आपका माउंटेन रेंज जो कि बना हुआ है। ये हिमालय है, ये पूर्वांचल हिल है, और ये सुलेमान रेंज, हिंदू कुश, वो सब पहाड़ हैं। क्लियर बात है। ये प्लेटू बनते कैसे हैं? ये प्लेटू बनता है जब आपका जो ज़मीन है, ध्यान सुनिएगा, जब ये ज़मीन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान ऊपर उठ जाता है। जब ये ज़मीन माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान ऊपर उठ जाता है तो पठार का निर्माण होता है। दूसरा, जब ज्वालामुखी फटता है और लावा डिपॉजिट होता है, जैसे कि भारत का जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का जो इलाका है वो पूरा का पूरा पठारी भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लावा के डिपॉजिट होने से भी पठार का निर्माण होता है। एक बात और होती है, विंड जो है वो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो बहा करके लाता है, सैकड़ों सालों में डिपॉजिट करता है एक जगह पर, और एक पठार का निर्माण करता है। क्लियर बात है। चौथा तरीका क्या है? ग्लेशियर इरोड होते हैं, नीचे मोरेन बहता है, और वहाँ पर पठार का निर्माण होता है। क्लियर है। ये चार तरीके होते हैं जिससे पठार का निर्माण होता है, प्लेटू बनता है। अब प्लेटू दो तरह का होता है मेनली। एक होता है इंटर माउंटेन प्लेटू, दूसरा होता है कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों ने मूवीज़ देखी होगी जहाँ पर दो हीरोइन रहती है, एक हीरो रहता है। बेचारा हीरो दो हीरोइन के बीच में फंसा हुआ होता है, जैसे कि गोविंदा की मूवी थी एक पुरानी सी, ठीक है। तो जो इंटर माउंटेन प्लेटू है, ये जो इंटर माउंटेन पठार है, वो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होता है। क्या होता है? वो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होता है। जैसे कि बोलीविया प्लेटू जो है ना, वो एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। तिब्बत का पठार भी इंटर माउंटेन प्लेटू है। कोलंबिया प्लेटू, कोलोराडो, एनाटोलिया प्लेटू, ये सभी क्या हैं? इंटर माउंटेन प्लेटू है। कॉन्टिनेंटल प्लेटू सिंगल बंदों की तरह है, आवारा, कहीं भी कॉन्टिनेंट के बीच में लेटा हुआ मिल जाएगा आपको। डेक्कन का पठार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगे कटांगा प्लेटू अफ्रीका में है। ओजार्क प्लेटू यूएसए में है।
इथियोपियन हाईलैंड, ये आपके जो चारों हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेटू हैं। क्या हैं? दक्कन, कटांगा, ओजार्क, इथियोपियन, ये सब कॉन्टिनेंटल प्लेटू हैं जो कहीं भी लेटे हुए मिल जाते हैं। इंटर माउंटेन प्लेटू कहाँ होता है? जो दो माउंटेन रेंज के बीच में होता है। ठीक है। अगला, ग्लेशियल प्लेटू कौन कौन से हैं? ग्लेशियल प्लेटू में गढ़वाल का पठार आएगा, लॉरेशियन प्लेटू कनाडा में आएगा, और लावा प्लेटू में कोलंबिया स्नेक प्लेटू आएगा जो कि यूएसए में है। दक्कन का पठार भी एक लावा प्लेटू ही है क्योंकि वो लावा से बना हुआ है। अब कॉन्टिनेंट के बीच में बन गया तो कॉन्टिनेंटल प्लेटू भी कहलाता है। ठीक है ना। शान प्लेटू म्यांमार में है। अब देखो ध्यान से, ये बोलीविया प्लेटू कहाँ पर है? देखो, ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, जो देख रहे हैं ना आप, इसको हम कहते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ये है बोलीविया। ये पूरा का पूरा जो रेंज दिख रहा है आपको, ये एंडीज माउंटेन है। क्या है वो? एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन कैसे बना सर? ये बना था जब ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराया। क्या टकराया? जब ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराया तो जो एंडीज माउंटेन है उनका निर्माण हुआ। ठीक है। इसका पीछे का जो जगह है वहाँ पर पठार बन गया। जिस तरह से हिमालय के पीछे तिब्बत का पठार है, उसी तरह से यहाँ पर बोलीविया में बोलीवियन पठार देखने को मिलता है। क्लियर है? अब देखो, ये है कोलंबिया कोलोराडो। यहाँ पर आपका है रॉकी माउंटेन, दिख रहा है? ये है रॉकी माउंटेन, ये है अपलेशियन माउंटेन, फोल्ड माउंटेन है, ये आपके हो गए। ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो है कोलंबिया प्लेटू, ये है कोलंबिया का पठार। आगे आ जाओ। आपने कई बार मूवीज़ में कोलंबिया का जो पठार है उसका देखा होगा। कई सारे मूवी, जैसे कि एक रैंगो मूवी है, एनिमेशन मूवी है जिसमें गिरगिट रहता है। ठीक है ना। जॉनी डेप की उसमें आवाज़ है। पता कौन जॉनी डेप? वो अरे जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो, पार्ट्स ऑफ कैरेबियन। हाँ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप ओजार्क प्लेटू। ठीक है। और कहाँ पर एनाटोलिया प्लेटू? एनाटोलिया प्लेटू आपका पड़ता है, देखो, ये है बुल्गारिया, ये है टर्की, ये है पोनोटिक माउंटेन। क्या है? ये पोनोटिक माउंटेन है। ये है टारस माउंटेन। क्या है? ये है टारस माउंटेन। सी ऑफ मरमरा और बोस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो कई सारे ज्योग्राफिकल फीचर हैं वो देखिएगा। अच्छा, एक बात और, जो टर्की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। टर्की के ऊपर है ब्लैक सी और टर्की के नीचे है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। अच्छा, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है सर? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टर्की नाटो का, जैसे कि अभी काफ़ी न्यूज़ में था नाटो की मेंबरशिप के लिए। ठीक है ना। जो टर्की है वो काफ़ी न्यूज़ में था नाटो की मेंबरशिप के लिए। तो आपने देखा कि इसके आसपास की जो ज्योग्राफी हैं उनके बारे में। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। लॉसेस प्लेटू कहाँ पर है? ये दिख रहा है आपको, ये आपका है यहाँ पर लॉसेस प्लेटू, ये है तिब्बत का पठार। आगे लॉरेशियन प्लेटू, देखो ये एक है बफिन आइलैंड, उसके ऊपर आपका पड़ता है ग्रीन आइलैंड। अच्छा सॉरी ग्रीनलैंड। बाबा ट्रंप जब थे तो ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड को हम लोग खरीद लेंगे। बाकी लोग का ठेंगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका रॉकी माउंटेन है, ये अपलेशियन माउंटेन आपको मैंने बताया था नीचे में। ठीक है। ये मैकेंजी नदी है, बहुत ही फेमस नदी है कनाडा की। वहाँ पे ग्रेट बियर लेक, विक्टोरिया लेक, हडसन बे, ये सब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है। रॉकी माउंटेन बता दिया मैंने आपको। तो ये हो गए आपके अलग अलग पठार। यहाँ पर आपका है लॉरेशियन प्लेटू, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। आगे आ जाओ। कटांगा प्लेटू कहाँ पर है सर? अफ्रीका में है, ये है कटांगा प्लेटू। सहारा डिजर्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर आपको सहारा डिजर्ट देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर नामीब डिजर्ट है। अच्छा, डिजर्ट यहाँ पर बनने का एक कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट पास होती है। क्या होता है? कोल्ड करंट पास होता है जो कि डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है। डिसिकेटिंग इफेक्ट क्या होता है सर? डिसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर नमी में कमी कर देता है।
नमी ह्यूमिडिटी की जो कमी है वो कर देता है, इसी कारण से वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं हो पाती और वहाँ पर मरुस्थल बन जाते हैं। यहाँ पर आपको नूबियन डिज़र्ट देखने को मिलेगा। तो सहारा, नामीब और नूबियन डिज़र्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। लीबियन डिज़र्ट ये रहा, इथियोपियन हाईलैंड आपको यहाँ मिल जाएगा। लेक विक्टोरिया, लेक टांगिका, लेक मालावी, ये सब आपके फेमस लेक हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, एटलस माउंटेन बताया था मैंने आपको, एटलस माउंटेन यहाँ पर है अफ्रीका का जो आपका जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर। ठीक है, तो जो कटंगा प्लेटू है वो कॉन्गो रिवर का ओरिजिन माना जाता है। क्या माना जाता है? कटंगा प्लेटू में कॉन्गो और जाम्बेजी दोनों नदियों का ओरिजिन माना जाता है। यहाँ पर डेंस विषुवतीय फॉरेस्ट मिलते हैं। जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है ना उसको बहुत घना मिलता है, इसी कारण से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गोल्ड, डायमंड, कॉपर जैसे रिसोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब कोलोनाइजेशन हो रहा था तो पहले जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं, जो तटीय प्रदेश हैं, उनको पहले कोलोनाइज किया गया था। बाद में भीतर घुसे वो लोग और कटांगा प्लेटू और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई। ठीक है, अगला आपका है माटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में। एक बात और सुनना, ये आपको दिख रहा है माटो ग्रासो का पठार, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पठार है। जो ब्राज़ील है उसका करीब 40% एरिया जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट जो है ना वो घेर लेता है। ठीक है ना, सेल्वास भी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? सेल्वास भी कहते हैं उसको। किसको? अमेज़न फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये जो आपका प्लेटू है ये कहाँ पर है? इक्वेटोरियल रीजन में है, विषुवतीय रीजन में है। यहाँ पर आपको घने रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और ये अपने गोल्ड रिजर्व के लिए, सोने के लिए जाना जाता है। शान प्लेटू म्यांमार में अपने बगल में है, मतलब भारत के पूर्व में। ये दिख रहा है आपको, ये शान प्लेटू है। ये इरावाडी नदी है, बहुत ही फेमस नदी है। गंगा और ये क्या बोलते हैं उसको, एक हमारा कोऑपरेशन है। ठीक है ना, म्यांमार के साथ, और भी वहाँ पर कई सारे जो कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के वो वहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शान प्लेटू। यहीं से जो साल्वीन जो नदी है वो गुजरती है इसके ईस्टर्न साइड से। यहाँ पर आपको लेड, जिंक और जो सिल्वर है वो देखने को मिलता है। कहाँ पर? शान प्लेटू में। देखो, कोई भी प्लेटू हो, कोई भी पठार हो, वहाँ पर मिनरल रिसोर्स खूब सारे होते हैं। क्या होता है? वहाँ पर मिनरल रिसोर्स खूब सारे होते हैं। हमारे दक्कन के पठार में भी खूब सारे हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो लोहे हो, कॉपर हो, ये सब देखने को हमको मिलता है। तिब्बत का पठार ऊपर में है। कैसे बना? जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट टकराया ऊपर जा करके तो बना। क्लियर है? इसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पठार माना जाता है। यहीं से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, साल्वीन, मेकोंग, यांगजी और हवांगे नदी जो हैं वो बहती हैं, वो निकलती हैं। ठीक है ना, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है वो शुरू हुआ था। क्या हुआ था? मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है वो शुरू हुआ था। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ाई कर ली अपनी जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में, और जो प्लेटूज हैं, पठार हैं, उनके बारे में। अब करेंगे क्या, हम लोग हर क्लास के अंतिम में जो सवाल करते हैं उसी की तरह अभी सवाल करना शुरू करेंगे। ध्यान से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और आगे वीडियो बढ़ा करके जो आंसर है वो देखिएगा। फोल्ड माउंटेन के बारे में मैंने क्वेश्चन करा दिया था कल, मतलब अपना जो पिछला वीडियो था उसमें। और ये जो फोल्ड माउंटेन है यहाँ पर मैं बताया आपको, हिमालय, आल्प, एंडीज, रॉकी, ये सब फोल्ड माउंटेन है। सियरा नेवादा एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन कौन से जगह पर हमको कोरल रीफ देखने को मिलता है? ध्यान सुनिएगा, भारत के इनमें से कौन कौन से जगह पर हमको कोरल रीफ देखने को मिलता है? गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान सुनिएगा, कच्छ में तो मिलता ही है, नीचे मन्नार में भी मिलता है। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है। क्या आपको पता है? ये
कोरल आइलैंड हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार यूं तो ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, यूं तो ये वोल्केनिक ओरिजिन का है, मगर यहां पर भी आपको कोरल आइलैंड देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बात और, अंडमान निकोबार में आपको सभी तरह के वन, सभी तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है। क्लियर है? लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आपका डी जो है वो सही जवाब है। आगे आ जाओ। इनमें से आपको मैंने 3 प्लेटू का नाम दिया है, आपको बताना है कि इनमें से इंटर माउंटेन प्लेटू कौन सा है। इंटर माउंटेन समझ ही रहे हो, जो माउंटेन के बीच में हो। ग्रेट बेसिन, तिबेटियन प्लेटू, बोलिवियन प्लेटू, इनमें से तीनों के तीनों जो हैं वो इंटर माउंटेन प्लेटू हैं। इंटर माउंटेन प्लेटू क्या होता है? जो कि 2 पहाड़ों के बीच में, 2 माउंटेन रेंज के बीच में पाए जाएं। ग्रेट बेसिन, तिब्बत का पठार तो है ही, बोलिविया का पठार, ये तीनों आपको है। तो क्या आंसर हो गया? डी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 इसमें तीनों जो है वो इंटर माउंटेन प्लेटू है। अब देखो ध्यान से, जो बोलिविया का प्लेटू है वो एंडीज, अरे बोलिविया के पश्चिम में, उसका पश्चिम में एंडीज ही तो था, साउथ अमेरिका, याद है? दिखाया था मैंने फोटो अभी आपको, साउथ अमेरिका, चिली। तो यहां पर जो बोलिवियन प्लेटू है वो एंडीज माउंटेन के बीच में बसा हुआ है। लेक टीटीकाका, आपने नाम सुना होगा इस झील का। लेक टीटीकाका साउथ अमेरिका के सबसे बड़े झीलों में से एक है, वो इसी पठार पर, इसी प्लेटू पर बसा हुआ है। ग्रेट बेसिन, ये होता क्या है कि जो नदियां हैं, जो नदियां ग्रेट बेसिन में होती हैं, मतलब वहाँ से गुजरती हैं, वो ओशियन में नहीं पहुँच पाती हैं। जो नदियां ग्रेट बेसिन में निकलती हैं वो ओशियन तक नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण करता है। क्या करता है? इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण करता है। तिब्बत का पठार कराकोरम और हिमालय रेंज के बीच में है। क्या है? देखो ध्यान से, इस तरफ है कराकोरम और हिमालयन रेंज, ये आपका हो गया तिब्बत का पठार, और इस साइड में आपको मिलता है कुनलुन माउंटेन। क्या है? कुनलुन रेंज, ऊपर में आपका कुनलुन रेंज मिलता है, कुनलुन, कुनलुन, ठीक है ना। और नीचे में आपका हिमालय है, ठीक है, यहां पर आपका हिमालय है। समझ गए क्यों ये इंटर माउंटेन प्लेटू है? बढ़िया। तिब्बत का पठार, हिमालय और कुनलुन के बीच में है। आगे आ जाओ। ये सवाल मैंने आपको करा दिया था, जिस शिलोंग से सवाल था, ठीक है, बढ़िया। आपको मैंने सवाल दिया है हिमालय की जो नदियां हैं उनके ऊपर। क्या हिमालय की नदियों का जो कोर्स होता है वो फिक्स्ड होता है, वेल एडजस्टेड वैलीज होती हैं? नहीं, हिमालय की जो नदियां हैं वो नई नई नदियां हैं, उनका कोर्स फिक्स नहीं होता, वो अपना कोर्स, वो अपना रास्ता बदलने के लिए जाने जाती हैं। जैसे कि बिहार का शोक, कोसी नदी, कोसी नदी जो है वो अपना रास्ता बदलती है। क्या करती है? अपना जो रास्ता है वो बदलती है। इसी कारण से बिहार में हर साल बाढ़ आती है, नॉर्दर्न बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो कोर्स फिक्स नहीं होता, पहला तो गलत हो गया। तो मैंने क्या किया? ए सन्नाटा हो गया, डी सन्नाटा हो गया। अब देखो, क्या पेरिनियल रिवर को ग्लेशियर से पानी मिलता है? बिल्कुल सही बात है। क्या यहाँ पर यंग रिवर है विथ लार्ज बेसिन? बिल्कुल सही बात, बेसिन बहुत बड़ा होता है इनका। तो तीसरा सही है यहाँ पे, 2 और 3 सही जवाब, बी आपका सही उत्तर है। क्या है? बी, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल
आपको मैंने अंतर बताया है हिमालय की जो नदियां हैं और जो पेनिनसुलर नदियां हैं उनके बीच में। जो हिमालय की नदियां हैं वह वो निकलती हैं हिमालय के माउंटेन से, जो ग्लेशियर से भरे हुए होते हैं, और ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो नदियों में पानी आता है। इसी कारण से सालों भर यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है हिमालय की नदियों में। कहाँ पर होता है ओरिजिन नदियों का? हिमालय माउंटेन में। जो पेनिनसुलर नदियाँ हैं उनका ओरिजिन कहाँ होता है? पठार में, और जो सेंट्रल हाईलैंड होता है वहाँ पर। ठीक है। हिमालय नदियों का जो बेसिन साइज है वो बहुत ही बड़ा है, उनका कैचमेंट एरिया बहुत ही बड़ा है, मतलब कि इनको जो पानी मिलता है ना वो बहुत ही ज़्यादा जगह से मिलता है। पेनिनसुलर नदियों का जो बेसिन होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इनको बहुत ही छोटे जगह से पानी मिलता है, उतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं, उतना ज़्यादा पानी होता नहीं। ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वेस्ट फ्लेम जो रिवर है ना वो नहीं बनाती हैं। ड्रेनेज, हिमालयन नदी जो होता है उनका एंटीसीडेंट ड्रेनेज होता है, डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हैं। आप करना क्या, क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है, कौन सी ज्योग्राफी सर? इंडियन ज्योग्राफी है, उसका जो फिजियोग्राफी मतलब चैप्टर नंबर जो 2 है ये पूरा कर लीजिएगा आप। यहाँ पर आपको हिमालय वगैरह के बारे में पढ़ना है, और फिर क्या करेंगे, एक रिवर्स का एक चैप्टर होगा, नदियों का चैप्टर होगा ड्रेनेज। इस चैप्टर को पूरा कर लीजिएगा, कम से कम शुरू के 2 पन्ने पढ़ लीजिएगा। शुरू के 2 पन्ने जब पढ़ेंगे आपको तो आपको पता चल जाएगा कि जो एंटीसीडेंट है इसका मतलब क्या होता है, जो नदियों का पैटर्न क्या होता है, रेडियल, डेंड्रिटिक, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे आप। ठीक है। जो पेनिनसुलर नदियाँ होती हैं वो सुपर इम्पोज्ड होती हैं, ट्रेलिस रेडियल रेक्टेंगुलर पैटर्न में मूव करती हैं। क्या है? ट्रेलिस रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न में ये नदियाँ मूव करती हैं। ठीक है। उस तरह से बाकी जो आंसर है, जो आपका अंतर है वो दिया गया है, ध्यान से इन अंतर को पढ़िएगा। हम जब भारत की नदियाँ टॉपिक कवर कर रहे होंगे आगे तो मैं दोबारा इसको पढ़ाऊँगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और आपको ग्राफ वगैरह सब बढ़िया से दिखा करके, जो इमेज है ना वो सब दिखा करके। ठीक है। चलिए अगला सवाल है डॉन और ट्विलाइट के बारे में। ट्विलाइट वो मूवी नहीं है भेड़िया वाली, वो मूवी नहीं है इसमें वो एक्टर बिना शर्ट के रहता है ऐसा सलमान खान टाइप, नहीं। डॉन और ट्विलाइट जो है वो आपके फिनोमिना है। क्या ये तब होता है जब सूर्य होराइजन के नीचे होता है? क्षितिज पता है क्या होता है? क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर आसमान और धरती मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिनको देख करके कई सारे जो कवि है वो कल्पना करते हैं और गाने लिखते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो क्षितिज है उससे नीचे होता है सूर्य, इसी कारण से हमको सूर्य दिखाई तो नहीं देता। क्या है? सूर्य दिखाई नहीं देता, मगर सूर्य की रोशनी आती रहती है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो उजाला तो रहता ही है, मगर सूर्य उगा हुआ नहीं रहता, तो उसको हम कहते हैं डाउन। सुबह का उजाला जो है ना वो कब होता है? जब सूर्य जो अक्षांश है, जो आपका क्षितिज है उसके नीचे होता है। टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना वो डिक्रीज होता है जब आप इक्वेटर की तरफ जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रेज जो सूर्य की रोशनी होती है वो कम मुड़ी हुई होती हैं। क्या होता है? सूर्य की रोशनी कम मुड़ी हुई होती है। पोल पर बहुत ज़्यादा समय तक डाउन और ट्विलाइट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं और सूर्य जो है ना बहुत देरी के बाद उगता है। 6 महीने का दिन 6 महीने का रात पोल पर। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है। क्या आंसर हो गया? सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। आया मजा? ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। सवाल दिया गया है आपको 3 फीचर बताया गया है। क्या किया गया है? आपको 3 फीचर बताया गया है। मेघालय प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड, थार डिजर्ट, वेस्टर्न घाट। इन चारों में से कहाँ पर आपको ये तीनों फीचर देखने को मिलेंगे? वहाँ पर आपको मिनरल देखने को मिलेगा, जैसे कि कोयला, आयरन, लाइमस्टोन, यूरेनियम। वो उसको मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है साउथ वेस्टर्न मानसून से। ध्यान सुनिएगा, साउथ वेस्टर्न मानसून से उसको मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है।
वो एक सिस्मिक फॉल्ट के द्वारा राजमहल हिल से सेपरेट हुआ है। तो यहाँ पर थार तो बहुत दूर हो गया, वेस्टर्न घाट भी बहुत दूर हो गया राजमहल हिल से, तो आपका सी और डी कट गया। देखो ध्यान से, ये वेस्टर्न घाट है, ये थार है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका राजमहल हिल है, यहाँ पर आपका मेघालय जाएगा ना ऐसा करके, हाँ, तो ये वाला मेघालय है, ठीक है। ये मेघालय का पठार है। यहीं पर आपको जो रिसोर्सेज हैं, कोयला, आयरन, लाइमस्टोन, यूरेनियम, ये सब देखने को मिलता है, और इसी को साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो प्राप्त होती है, और यही राजमहल हिल से एक फॉल्ट के द्वारा सेपरेट होता है। आंसर क्या हो गया? मेघालय प्लेटू, ठीक है। तो दोस्तों ये थी बातें हमारी आज की। हमने आज पढ़ा क्या? हमने पढ़ा माउंटेन के बारे में, प्लेटू के बारे में, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। हम हर वीडियो में सवाल डिस्कस करेंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम अपने अगले टॉपिक, नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।